नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास। आज आपको मध्यकालीन भारत के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मोहम्मद बिन तुगलक की नवीन योजनाओं के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 के मध्य दिल्ली सल्तनत पर राज किया। मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रतिभाशाली शासक था। वह जनहित तथा राज्य की समृद्धि के लिए सदैव नई योजनाएं बनाता रहता था। इतिहासकार बर्नी के अनुसार सुल्तान ने 5 नई योजनाएं बनाई। दोआब में राजस्व की वृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासान अभियान की योजना तथा कराचिल अभियान। यद्यपि सुल्तान ने निष्ठापूर्वक अपनी इन योजनाओं पर अमल किया, परंतु ये सारी योजनाएं किसी न किसी कारण से विफल हो गई। तथापि इससे इन योजनाओं का महत्व कम नहीं हो जाता। हम एक एक करके मोहम्मद बिन तुगलक की आज 2 महत्वपूर्ण योजनाएं, राजधानी परिवर्तन और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन के बारे में अध्ययन करेंगे। हम सर्वप्रथम बात करेंगे राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। अब प्रश्न यह आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा क्यों किया। तो इस विषय में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अपने मत दिए हैं, जिसमें बर्नी कहता है कि सुल्तान ने देवगिरी को राजधानी इसलिए बनाया क्योंकि यह स्थान दिल्ली सल्तनत के मध्य में केंद्र में स्थित था। यहाँ से दिल्ली, गुजरात, लखनौती, सोनारगांव, माबर, द्वार समुंदर सभी समान दूरी पर थे। इसलिए संपूर्ण दिल्ली सल्तनत पर सही ढंग से नियंत्रण रखा जा सके, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को राजधानी बनाने का सोचा, क्योंकि यह राज्य के केंद्र में स्थित था। वहीं दूसरी ओर इब्ने बतूता ने इसका दूसरा कारण बताया है। वो कहते हैं कि दिल्ली के नागरिक सुल्तान के नाम पर गालियों से भरे पत्र लिखकर उन्हें रात में दरबार में फेंक देते थे। सुल्तान दिल्ली के नागरिकों की इस कार्रवाई से परेशान हो चुका था और उसने दिल्ली के लोगों को दंडित करने का निर्णय किया। इसलिए उसने दिल्ली को उजाड़कर उसकी जगह देवगिरी को अपनी नई राजधानी बनाया। वहीं एक अन्य इतिहासकार ईसामी लिखते हैं कि चूंकि सुल्तान दिल्ली के नागरिकों से नाराज था, इसलिए उसने उनकी शक्ति को तोड़ने के लिए अपनी राजधानी दक्षिण भारत ले जाना उचित समझा। इस प्रकार ईसामी इब्ने बतूता के ही मत का समर्थन करते हैं। इस प्रकार इन तीनों समकालीन इतिहासकारों ने राजधानी परिवर्तन के अलग अलग कारण बताए हैं, परंतु संभवतः देवगिरी की भौगोलिक स्थिति के कारण ही उसको राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि दक्षिण भारत पर जिसको जीतकर अब पूर्णतः दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था, पर प्रभावशाली ढंग से नियंत्रण बनाए रखने के लिए राजधानी का दक्षिण भारत में ले जाना अत्यंत आवश्यक हो गया था। और यही मेरे हिसाब से राजधानी परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। एक अन्य इतिहासकार डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव का मानना है कि दिल्ली उत्तर पश्चिमी सीमा के अधिक निकट थी और दिल्ली पर सदैव मंगोलों के आक्रमण का भय बना रहता था। अतः सुल्तान एक ऐसे स्थान को अपनी राजधानी बनाना चाहता था जो उत्तर पश्चिम से होने वाले मंगोलों के आक्रमणों से सुरक्षित हो। एक अन्य इतिहासकार डॉक्टर मेहंदी हुसैन का मानना है कि दौलताबाद को मुस्लिम संस्कृति का केंद्र बनाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी बनाने का प्रयास किया। इस प्रकार देवगिरी का साम्राज्य के केंद्र में स्थित होना, दक्षिण भारत पर प्रभावशाली नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता, मंगोल आक्रमण से सुरक्षा तथा दक्षिण भारत में मुस्लिम संस्कृति को स्थापित करने की इच्छा मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन के मुख्य कारण माने जा सकते हैं। समकालीन इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली की समस्त जनता को
अपने सामान के सहित दौलताबाद जाने का आदेश दे दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली उजड़ गई। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि सभी कुछ बर्बाद कर दिया गया। तबाही इतनी भयानक थी कि शहरों की इमारतों, उसके महलों और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक बिल्ली अथवा कुत्ता भी नहीं दिखाई देता था। इसी प्रकार इब्ने बतूता लिखते हैं कि सुल्तान ने समस्त नगर की तलाशी लेने की आज्ञा दी। तलाशी में एक अंधा और एक लंगड़ा मिला जो दौलताबाद जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहा जाता है कि लंगड़े को मार दिया गया और अंधे को घसीटकर दौलताबाद ले जाया गया, जहां केवल उसकी एक टांग ही पहुंची। वह आगे लिखता है कि सुल्तान ने रात्रि को अपने महल की छतों पर चढ़ के दिल्ली को देखा, और जब उसने देखा कि किसी भी मकान के रसोई अथवा चिमनी से धुआं नहीं आ रहा, तो उसे बहुत संतोष हुआ। लेकिन कुछ आधुनिक इतिहासकार, जिनमें डॉक्टर मेहदी हुसैन और डॉक्टर के ए निजामी प्रमुख हैं, समकालीन इतिहासकारों के इन कथनों को सही नहीं मानते। उनका मानना है कि दिल्ली की समस्त जनता को दौलताबाद नहीं ले जाया गया, बल्कि जनता के एक विशिष्ट वर्ग को ही दौलताबाद ले जाया गया, और दिल्ली पूरी तरह से उजड़ी नहीं थी। इस प्रकार बर्नी और ईसामी दोनों विशिष्ट वर्ग के इस सीमित प्रवास को बढ़ा चढ़ाकर संपूर्ण जनता को दौलताबाद ले जाने के लिए कहते हैं। दिल्ली से दौलताबाद तक मार्ग में लोगों के लिए सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया। प्रत्येक 2 मील के फासले पर जनता के रुकने और खाने पीने की मुफ्त व्यवस्था की गई। सभी के लिए यातायात की व्यवस्था भी की गई। सभी के लिए दौलताबाद में रुकने और खाने की मुफ्त में व्यवस्था की गई। परंतु इन सभी सुविधाओं के होते हुए भी लोगों को यात्रा के दौरान अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। यद्यपि सुल्तान के द्वारा दौलताबाद में दिल्ली की जनता को सब प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई गई, परंतु फिर भी लोग अधिक समय तक दौलताबाद में रहने को तैयार नहीं थे, और वो वापस अपने घर दिल्ली लौटना चाहते थे। उनके मन में सुल्तान के प्रति घोर असंतोष उत्पन्न हो गया। जब इन बातों की सूचना सुल्तान को दी गई, तो उनको अत्यंत निराशा हुई, और उन्होंने अपनी योजनाओं की असफलता को महसूस किया तथा जनता को अपनी इच्छा के अनुसार पुनः दिल्ली वापस आने का आदेश दे दिया। यद्यपि यह योजना विफल रही, परंतु इसके परिणाम स्वरूप भारत में आगे राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया बढ़ी। सुल्तान की इस योजना के 2 महत्वपूर्ण परिणाम निकले। इसका तात्कालिक परिणाम था सुल्तान की अलोकप्रियता और उसके विरुद्ध बढ़ता हुआ जन आक्रोश। दूसरा दूरगामी परिणाम अधिक महत्वपूर्ण था। इस योजना के परिणाम स्वरूप दक्षिण में मुस्लिम संस्कृति का विकास हुआ, जिसने अंततः बहमनी राज्य के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन की योजना असफल हो गई। अब हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की एक अन्य योजना, वो थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। यह योजना सुल्तान ने 1329 व 30 के आसपास चलाई। उन दिनों 2 प्रकार के सिक्के चलते थे, एक टका एवं जीतल। टका चांदी का सिक्का था, जबकि जीतल तांबे का। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के टके के स्थान पर तांबे का टका जारी किया। उसका मूल्य चांदी के टके के बराबर ही माना। उसका प्रचलन चांदी के टके के भांति सांकेतिक मुद्रा के रूप में किया। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना एकदम नई नहीं थी। इससे पूर्व भी चीन में कुबलाई खान तथा ईरान में गेखातू खां द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया जा चुका था। अब प्रश्न यह उठता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन क्यों किया। जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि विदेशों पर विजय प्राप्त करने के लिए सुल्तान की योजनाओं
तथा उसकी असीमित उदारता और दानशीलता के कारण सारा खजाना खाली हो गया था। इसके लिए सांकेतिक मुद्रा चलाना आवश्यक हो गया था। इन सब के बावजूद भी सुल्तान दिवालिया नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता है कि उसके प्रयोग असफल तो हुए, तो उसने तत्कालीन जनता को प्रतीक सिक्के के बदले सोने व चांदी के सिक्के दिए। संभवतः सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, जैसा कि कुछ आधुनिक इतिहासकार, जिसमें नेल्सन राइट प्रमुख हैं, मानते हैं कि चांदी की कमी के कारण किया। नेल्सन राइट का मानना है कि इस समय भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई थी और इसलिए सिक्के ढालने के लिए पर्याप्त मात्रा में चांदी उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। अतः सुल्तान ने चांदी की जगह तांबे के सिक्के जारी करने का निर्णय लिया। सांकेतिक मुद्रा ठीक प्रकार से चलती रहे, इसके लिए कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। प्रथम, जनता में उसके प्रति विश्वास पैदा किया जाए तथा जनता सांकेतिक मुद्रा राजकीय तथा अन्य भुगतानों में स्वीकार करे, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होता सांकेतिक मुद्रा का कोई मूल्य नहीं है। दूसरा, सांकेतिक मुद्रा ऐसी पद्धति से बनाई जाए जिसका रहस्य केवल शासक ही जानता हो, सामान्य जनता उसकी नकल न कर सके। तीसरा, अगर कोई अनधिकृत व्यक्ति जाली सिक्के बनाता है और पकड़ा जाए तो उसे कठोर दंड दिया जाए और उसके लिए व्यापक पुलिस की व्यवस्था की जाए। चौथा, राज्य, जनता तथा व्यापारी को यह आश्वासन दे कि मांगने पर सांकेतिक मुद्रा के बदले चांदी के सिक्के दे दिए जाएंगे। ऐसा करने पर लोगों का सांकेतिक मुद्रा में पूर्ण विश्वास हो जाता, किंतु दुर्भाग्यवश सुल्तान ने इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ लोगों ने अपने घरों पर ही बड़ी मात्रा में जाली सिक्के ढालना प्रारंभ कर दिया तथा जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था। संभवतः मुसलमान भी इस लोभ से वंचित नहीं रहे होंगे, किंतु बर्नी ने, जो एक कट्टर मुसलमान था, केवल हिंदुओं पर दोषारोपण किया है। सरकार जाली सिक्कों के ढालनों पर लगाम लगाने में असफल रही। परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में जाली सिक्के बाजार में आ गए और असली सिक्के और जाली सिक्कों के मध्य भेद करना मुश्किल हो गया। जनता ने चांदी के सिक्के जमा करना आरंभ कर दिया और प्रत्येक खरीदारी सांकेतिक मुद्रा में करने लगी। इस प्रकार बाजार से चांदी का सिक्का गायब हो गया। भू राजस्व का भुगतान भी जाली सिक्कों में किया जाने लगा। विदेशी व्यापारियों ने भी भारत में अपना माल लाना बंद कर दिया और आयात में भारी क्षति पहुंची। इन सब का परिणाम यह हुआ कि लेन देन तथा व्यापार में भारी गड़बड़ी पैदा हो गई। जब सुल्तान ने यह अनुभव किया कि सांकेतिक मुद्रा के कारण राज्य में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो उसने उसे वापस ले लिया और आदेश जारी किया कि लोग राजकोष से पीतल व तांबे के सिक्कों के स्थान पर चांदी के सिक्के ले सकते हैं। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना भी असफल हो गई और इस योजना की असफलता के कारण राज्य को बड़ी हानि उठानी पड़ी। इससे सुल्तान का कद भी छोटा हो गया। सुल्तान की यह योजना विफल नहीं हुई अगर उसने जाली सिक्कों के निर्माण पर प्रतिबंध नहीं लगाया होता तो। इस प्रकार हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन और सांकेतिक मुद्रा चलाने की योजना, दोनों योजनाएं असफल हो गई। इन दोनों योजनाओं की असफलता के कारण स्वयं सुल्तान की प्रतिष्ठा गिरी और राज्य की आर्थिक स्थिति भी दयनीय हो गई। धन्यवाद।